मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, तो वह बाकी का दहेज न दे सके और हमारे घर में रोज़-रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। मेरी सास और मेरे पति रोज़ मुझे ताना दिया करते थे कि तेरे बाप ने क्या ही दिया है। सब लोग मुझे खाने वाली नज़रों से घूरते थे। मेरी मम्मी हार्ट की मरीज़ थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों का मेरे प्रति इस व्यवहार के बारे में मैंने अपनी मम्मी-पापा को नहीं बताया। लड़ाइयाँ दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई और बात मेरी तलाक तक पहुंच गई। मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरा नाम रितिका है और मैं अपनी माँ सुषमा देवी और अपने पिताजी करण जौहर के साथ रहती हूँ और मेरा एक भाई है जिसका नाम मयंक है। मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में होने जा रही है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे लड़के से मेरा रिश्ता करा है। मेरी मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं और अपने ससुराल में राज करूं। जो हमने बचपन से दुख देखे हैं वह हमारी बेटी ना देखे, इसलिए वह मेरा रिश्ता थोड़े बड़े घर में कर देते हैं और एक दिन मेरी शादी उस घर के एकलौते बेटे से हो जाती है और शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरा पहला ही दिन था और घर में रस्में चल रही थी। ऐसे ही कुछ समय में ही मेरे ससुराल में मेरी पहली रसोई थी। मैंने सबके लिए खाना बनाया था और मीठे में गाजर का हलवा बनाया था। मेरे द्वारा बनाया गया खाना सबको बहुत पसंद आया और सबने उँगलियां चाट-चाट कर खाया। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी मेहनत कामयाब हुई। मेरे सास और ससुर ने मुझे शगन भी दिया। मेरी सास का नाम आरती देवी और मेरे ससुर का नाम राजपाल सिंह था। अगले दिन मैं अपने पति के लिए लंच तैयार कर रही थी। तभी मेरे पति मेरे पास रसोई में आए और फ्रिज में से पानी की बोतल लेकर मुझसे बात करने लगे कि तभी मेरी सास ने उन्हें बाहर बुला लिया और कहने लगी, तुझे देरी हो रही है ना? चल समय से अब ऑफिस चला जा। बहू से शाम को आकर बात कर लेना। मुझे अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर अजीब सा लगने लगा, लेकिन मैंने उस समय उस बात को अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गई। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए और मैं उनके लिए पानी लेने गई और मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी सास पहले से ही मेरे पति के लिए पानी लेकर खड़ी है और मुझे देखकर फटाफट से उन्होंने पानी से भरा गिलास मेरे पति को दे दिया और उनके पास ही बैठ गई। मैं अपने पति के पास जा ही रही थी कि मेरी सास मुझे टोकते हुए कहने लगी कि बहू, जाओ तुम बाकी का बचा हुआ काम भी कर लो, उसके बाद तुम बात कर लेना। फिर मैं रसोई में जाकर सारा काम निपटाने में लग गई। सारा काम निपटने के बाद जब मेरे पति कमरे में गए तो मैं भी कमरे में जा रही थी। तभी मेरी सास बोली, बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा तेल लगा कर मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। फिर मैं रसोई में तेल लेने गई और अपनी सास की कमर की मालिश करने लगी और कमर की मालिश करते करते मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका था। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा, थोड़ी टांगों में भी मालिश कर दो, घुटने बड़े दर्द कर रहे हैं। तो मैं उनके घुटने की मालिश करने लगी और ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और फिर मैं कमरे में जाने लगी तो मेरी सास पीछे से कहने लगी कि बेटा, हो सकता है मेरा बेटा सो गया हो, ऐसा करो तुम उससे उठाना मत, तुम सुबह उससे बात कर लेना, वह बहुत थक गया होगा और सुबह टाइम से ऑफिस भी निकलना है उसे, तुम चुपचाप जाकर सो जाना। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मेरी सास यह सब क्यों कर रही है और मुझे अपने पति के पास जाने जाने भी नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह कोशिश कर रही है कि हम दोनों दूर दूर ही रहें। मेरे पति रात को जल्दी सोने के बाद सुबह जल्दी ही उठ गए थे और मैंने ये बात अपने पति से बोली कि मम्मी जी आजकल बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हैं, क्या तुम्हें पता है कि क्या बात है? तो मेरे पति ने कहा कि मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। और फिर वह वहाँ से उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और फिर मैं नीचे किचन में जाकर लगभग नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने पति को दिया और फिर अपने पति से बात करने की कोशिश की।
कि मेरे पति ने मुंह फेर लिया और पेट सरकाते हुए कहा कि मम्मी मैं निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इस बारे में मैंने अपनी सास से बात करने की कोशिश की, तो मेरी सास ने जो बात मुझसे कही वह मुझे बहुत चुभी और उस बात ने मेरे दिल को छलनी-छलनी कर दिया। अपनी सास की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्की-बक्की रह गई। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे से ज़्यादा दूर ही रहा करो, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मैंने अपनी सास से यह बात कही कि मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मेरी सास ने मुझे कहा कि तेरे पापा ने कहा था कि दहेज में ये देंगे और वो देंगे। तो कुछ चीज़ तो अभी तक आई भी नहीं है। आधा दहेज ही तुम्हारे घर से आया है। जब पूरा दहेज तुम्हारे घर से यहाँ आ जाएगा, तभी तुम मेरे बेटे से नज़दीकी बढ़ा सकती हो। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद को सँभालते हुए अपनी सास से बोला कि मम्मी जी, आप चिंता ना करें, बाकी का दहेज भी आ जाएगा। फिर रात को जब मेरे पति घर आए, तो उस समय मेरी सास हमारे पड़ोस वाली सुषमा आंटी के घर पर गई हुई थी। तो मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि वह मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो मेरे पति ने भी मुझे वही कहा जो मेरी सास ने मुझसे कहा था। मेरी सास से तो मुझे दहेज को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे पति भी मेरी सास की तरह मुझसे दहेज की मांग कर रहे थे। मैं बहुत अमीर घर से तो नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरे पिताजी पूरा दहेज ना दे सके। मैंने अपने पति को बहुत समझाया कि आप जो कर रहे हैं वह बहुत गलत है। आप चिंता मत करो, मेरे पिताजी आपको पूरा दहेज दे देंगे। कहने को तो मैंने सारी बातें अपने पति से कह दी थी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरी शादी अमीर घर में नहीं, दहेज के लोभियों के घर में हुई है, जहाँ सिर्फ दहेज वाली औरतों को ही पूजा जाता है। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, तो वह बाकी का दहेज न दे सके और हमारे घर में रोज़-रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। मेरी सास और मेरे पति मुझे ताना दिया करते थे कि तेरे बाप ने क्या ही दिया है। सब लोग मुझे खाने वाली नज़रों से घूरते रहते थे। मेरी मम्मी हार्ट की मरीज़ थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों का मेरे प्रति इस तरह के व्यवहार के बारे में मैंने अपने मम्मी-पापा को नहीं बताया। लड़ाइयाँ दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई और बात मेरी तलाक तक पहुँच गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तेरे बाप ने अभी तक दहेज नहीं दिया है बाकी का, अब तू भी इस घर में नहीं रह सकती। चल इस घर से निकल जा और वापस कभी मत आना। यह बोलकर उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी। लेकिन मैंने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं तलाक नहीं दूँगी। तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं इधर-उधर ठोकरें खाती फिर रही थी और फिर मैं भी कमाने निकल पड़ी। एक दिन मुझे मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड मिला और उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं जॉब करती हूँ और वहीं जा रही हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आज तुम्हारा भी घमंड टूट गया। तुम तो कहती थी कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगी और देखो, तुम तो नौकरी कर रही हो। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि जब मैं अपने घर से विदा होकर आई थी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और अब जब मैं अपने ससुराल में हूँ, तो मेरे पति ने मुझे यह बोलकर निकाल दिया कि निकल जाओ मेरे घर से। मेरा अपना घर नहीं है, इसलिए मैं अब पैसा कमाऊँगी और अपना घर बनाऊँगी और जिसे देखकर मैं कहूँगी कि हाँ, यह मेरा घर है। तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि रितिका, मैं कुछ समझा नहीं। तो मैंने उसे बताया, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। और मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। अब मेरे पति को और मुझे अलग हुए 3 साल हो चुके थे और मैंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाकर, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन अपना एक प्यारा और छोटा सा घर बनाया था, जिसे मैं अपना कह सकती थी। एक दिन की बात है, मेरे पति के घर उनकी बहन यानी मेरी नंद घर छोड़कर वापस आ गई। फिर मेरी सास और मेरे पति ने नंद से पूछा, तुम इतना क्यों रो रही हो? बताओ हमें क्या बात है? हमें तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। और मेरी नंद बस रोए जा रही थी। वह इस हालत में भी नहीं थी मेरी सास यानी अपनी माँ अपने भाई को सच्चाई बता सके। फिर मेरी सास ने मेरे पति से कहा, ऐसा करो तुम इसको
ले जाके इसके कमरे में छोड़ आओ, हम इससे थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नंद के आंसू थमे तो मेरी सास और मेरे पति उससे पूछने के लिए चले गए कि क्या बात है। तो मेरी ननद ने उनको बताया कि भैया, मैं उस घर से आई नहीं हूँ, मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। यह सुनकर मेरी सास और मेरे पति का पारा हाई हो गया और वह कहने लगे, भला ऐसे कैसे तुम्हें उन्होंने घर से निकाल दिया? क्या बात है, खुलकर बताओ, हमें आधी अधूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरी ननद ने उन्हें बताया कि भैया, उन्होंने मुझे दहेज के लालच में घर से निकाला है। वह मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे भैया ने तो हमसे फोर व्हीलर गाड़ी के लिए कहा था, तुम्हारे भाई ने सब कुछ दिया, अभी तक फोर व्हीलर गाड़ी नहीं दी है, जब दे दें तब लौट आना। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और वहाँ कैसे वापस जाऊँ मैं? आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है भैया। तो यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, भला ऐसे कैसे उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? और हाँ, हमने कहा था हम उन्हें फोर व्हीलर देंगे, तो क्या वह इंतज़ार नहीं कर सकते? ऐसे कैसे तुझे शादी के 1 साल बाद घर से निकाल सकते हैं? मैं बात करूँगी उनसे, तू चिंता मत कर। जब तक तेरा दिल चाहे तू यहाँ रह सकती है। यह बात सुनकर नंद सोच में पड़ गई। तो मेरी नंद ने मेरी सास से मेरे बारे में पूछा कि मम्मी भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। तो मेरी सास को एक बार मेरी याद आ गई और फिर वह सोचने लगी और मेरी नंद से कुछ बोलती उससे पहले उन्हें यह एहसास हो गया कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वही तो हमने उसके साथ भी किया है। लेकिन मेरी सास यह बात मेरी ननद से छुपाने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति की भी शर्म से नज़रें नीची हो गई और मेरी नंद उनसे से आंख मिलाने की कोशिश कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि भैया अभी कहाँ हैं? भाभी, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने नज़रें नीची कर ली, क्या बात है भैया, कुछ हुआ है क्या? आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे कि भाभी कहाँ हैं? और मेरी नंद के साथ यह सब होने के बाद मेरे पति की और मेरी सास की नज़रें शर्म से पानी पानी हो गई और वह मुझे फ़ोन मिलाने लगे और कहने लगे कि बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब तुम लौट आओ। लेकिन मुझे अपने पति से अलग हुए 3 साल हो चुके थे और मैं उन यादों से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि मैं उन बातों को भूल नहीं सकती जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। बहुत कुछ गलत हुआ और आज वह सब उनकी बेटी के साथ हुआ तो उन्हें एहसास हो गया कि भगवान का भी खेल निराला है। इंसान को उसके कर्मों की सज़ा इसी जन्म में देखनी पड़ती है। उन्होंने किसी की बेटी को इतना लाचार कर दिया और उसके साथ इतना गलत किया। आज भगवान ने उनको एहसास कराया है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि हमने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। और फिर मेरे पति ने भी मुझे फ़ोन किया और कहा, रितिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ लौट आओ। लेकिन मेरा गुस्सा ऐसा था कि मैं इतनी आसानी से भी कुछ भुला नहीं सकती थी। आखिरकार मैंने उनसे 3 साल दूर रही और मैंने अपनी ज़िंदगी में वह हासिल किया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ताने दिए थे और मुझे कहा था कि मेरे घर से निकल जाओ। और आज मैं अपनी कमाई से बने हुए घर में थी और आज मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने ससुराल वापस जाने की सोची, क्योंकि आसपास के लोग भी मुझसे सवाल करने लगे थे कि तू तो शादीशुदा है और तेरे पति कहाँ हैं? तू इस घर में अकेली क्यों रहती है? पहले तो मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था और अब तो मेरे ससुराल वाले मुझे खुद ही बुला रहे थे और वह पहले ही सारी पुरानी बातें सब भूल चुके थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। फिर मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी और उन सब को माफ़ कर दिया और मैं वापस अपने ससुराल चली गई और जो मेरा घर था उसके बारे में मैंने अपने पति को और अपनी सास को बताया। वह सब खुश तो बहुत थे, लेकिन मेरी नंद की चिंता सता रही थी। मेरे पति और मेरी सास बहुत परेशान थे कि अब कैसे हमारी बेटी अपने ससुराल जाएगी, क्योंकि नंद के इतने दिनों तक हमारे घर में रहने के बाद आसपास की पड़ोसी भी कहने लगे कि आरती देवी की बेटी को इतने दिन हुए घर आए हुए, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे घर से निकाल दिया हो। आजकल तो आरती जी भी बाहर नहीं आती। चलो छोड़ो, हमें क्या।
लोग कुछ भी करें, पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अपनी नंद की हालत पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि जो उस पर बीत रही थी, वह मुझ पर बीत चुकी थी और उसके दर्द का एहसास मुझे था। इसलिए मैंने फैसला किया कि जो जो घर मैंने बनाया था, उस घर को मैं बेचकर एक फोर व्हीलर गाड़ी उसके ससुराल वालों को दे दूं और उसके ससुराल वापस जाने का इंतज़ाम कर दूं। फिर मैंने अपना वह घर बेचकर एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी और अपनी नंद के ससुराल वालों को दे दी और अब मेरी नंद बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। हमारा जीवन भी अच्छा हो गया और हम सब अब खुशी खुशी एक साथ रहने लग गए और पिछली पुरानी बातों को भुलाकर हमने एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।